चलो बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, दैट इज ऑडिट एविडेंस। ठीक है, ऑडिट एविडेंस में आपको ऑलरेडी कुछ पोर्शंस में पढ़ा चुका हूं, तो आपको ये आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए, एवरी डॉक्यूमेंट विच इज assessed और कलेक्टेड बाय द ऑडिटर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन एविडेंस। एविडेंस वही होगा जो आपको कंक्लूजन्स ड्रॉ करने में मदद करे। तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दिया आपके लिए। बोलता है जो ऑडिटिंग है वो एक लॉजिकल प्रोसेस है। हाँ भाई, इतना समझता है हमको। ठीक है, एक ऑडिटर को बुलाया जाता है एसेस करने के लिए। ठीक है, हाँ जी, सॉरी। तो ऑडिटर को बोला जाता है आपको एसेस करना है, किसको? एक्चुअलिटीज ऑफ द सिचुएशन, मतलब कि हुआ क्या है एक्चुअली में, है ना, एंटिटी के अंदर हुआ क्या है। अब वो कैसे, किन चीज़ों में? आपको स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपना ओपिनियन देना पड़ेगा, बराबर है। आपको अकाउंट्स की ट्रूथ एंड फेयरनेस के बारे में जिक्र करना पड़ेगा। तो ऑडिटर का काम क्या है कि आपको एसेस करना है ना। आपको ये बताना है रिव्यू करने के बाद, किसका? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, है ना, उसकी ट्रूथ एंड फेयरनेस देखने के बाद अपना ओपिनियन देना है आपको। ही कैन नॉट डू अनलेस ही हैज, बोलो, मगर ये तब तक ओपिनियन नहीं दे पाएगा जब तक कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑब्जेक्टिवली एग्जामिन कर ले, विदाउट एनी बायसनेस, विदाउट एनी बायसनेस। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा क्रिटिकल एग्जामिनेशन, है ना, क्रिटिक बन के काम करना, खामियां निकालनी है, स्क्रूटनी करना है डिटेल में, किसका? अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, टू एसेस, ध्यान देना, टू एसेस हाउ फार द स्टेटमेंट्स, किस हद तक स्टेटमेंट प्रेजेंट द एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ इन द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट। कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस हद तक हमें ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, किसका? कंपनी के अफेयर्स का। क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको मैं? और उस पर फिर आपको क्या बनाना है? अपना एक ओपिनियन, है ना। अब देख नेक्स्ट, अगर आप एक ऐसा ओपिनियन बनाते हैं जिस पर आपने बहुत ही केयरलेस एग्जामिनेशन किया है, नेग्लिजेंट एग्जामिनेशन किया है, तो फिर वो मतलब नहीं है ना। ओके, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर हमें पता चला कि आप केयरलेस थे, रेकलेस थे, नेग्लिजेंट थे, तो आप एक्सपोज हो जाएंगे और आपको लीगल एक्शन भी फेस करना पड़ सकता है। उसमें आपकी जो प्रोफेशनल वैल्यू है मार्केट में वो भी गिरेगी। क्लियर है? तो ये फोकस करना है कि आपको क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है ना, रेकलेस, केयरलेस, नेग्लिजेंट चीज़ें नहीं करनी है ओपिनियन बनाते वक्त। अगर आपको जजमेंट देना है, किसको लेके? एंटिटी को लेके, तो आपके सामने एविडेंस होना ज़रूरी है। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 500, क्या बोला मैंने? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 500 क्या बोलता है कि ऑडिट एविडेंस क्या होता है? ऑडिट एविडेंस होता है एक ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो किसकी जिम्मेदारी है? ऑडिटर की जिम्मेदारी है, टू डिजाइन एंड टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट, ध्यान देना, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मतलब जब आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ध्यान देंगे, एग्जामिन कर रहे हो, क्या करके? ऑडिट प्रोसीजर यूज कर कर, तो उस पर आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो क्या होनी चाहिए? सफिशिएंट, मतलब जितनी चाहिए थी उतनी, और अप्रोप्रिएट यानी क्वालिटेटिव, बराबर है। जिस पर आप क्या बनाओगे? अपना रीजनेबल कंक्लूजन्स, रीजनेबल कंक्लूजन्स। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला आपको? अब डेफिनेशन क्या है? ये एक इंफॉर्मेशन होगी जो किसको मिलेगी बच्चों? ऑडिटर को। क्या, किस चीज पर अराइव होने के लिए? कंक्लूजन्स पर, जिस पर वो क्या बनाएगा? अपना ओपिनियन, क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड ओपिनियन। सो ध्यान देंगे, एविडेंस कहाँ कहाँ से मिलेगा? तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में तो होगा ही, साथ साथ में कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी होगी, जैसे कि एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन।
हमने बैंक से कोई पूछताछ कर ली, हमने कोई थर्ड पार्टी से कुछ पूछताछ कर ली, हमने आपके कॉम्पिटिटर से कोई पूछताछ कर ली, बहुत सारी चीज़ों से, आपके कोई रॉ मटेरियल के सप्लायर से कोई पूछताछ कर ली। The auditor of Fresh and Well Limited explained to the audit team members about a relationship between audit evidence and opinion. तो एक्सप्लेन किस प्रकार की रिलेशनशिप है, तो बोलता है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। जब आप कंडक्ट करते हो कंपनी का ऑडिट, तो आपको जो एविडेंस मिलेगा उस पर आप क्या बनाओगे अपना, बोलो क्या बनाओगे अपना, ओपिनियन। तो जितना ज़्यादा एविडेंस आपको मिलेगा, जितना एक्यूरेट एविडेंस आपको मिलेगा, उतना आपका ओपिनियन बेटर होगा। या लिखा भी मैंने, जितना एविडेंस अप्रोप्रिएट होगा उतना ओपिनियन भी मेरा ऑब्जेक्टिव होगा, फेयर होगा। ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑडिट एविडेंस में होगा क्या सर, वो इन्फॉर्मेशन पहले तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में है ना, इनिशियल अकाउंटिंग एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, लेजर्स, उसके लिए सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिसिप्ट्स होंगे आपके पास, बिल्स होंगे ना, चेक है, रिकॉर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, इनवॉइसेस, सेल्स बिल इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स विद द थर्ड पार्टी है ना, जनरल लेजर बुक्स, सब्सिडरी लेजर्स, जर्नल एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट्स, जो भी आपने काय में किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, है ना, जो कहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, जर्नल एंट्रीज में। डेफिनेटली एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएंगे ना, क्योंकि जर्नल एंट्रीज से रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था। क्लियर है, इस तरीके से आता है ना, जर्नल्स हो गई आपकी ना, लेजर्स हो गई, आखिरी में आप काय में आते हो, ट्रायल बैलेंस, फिर उससे क्या बनाता है आपका फाइनल अकाउंट। एंड रिकॉर्ड सच एज वर्कशीट, जो डेली वर्कशीट होती है आपकी, स्प्रेडशीट सपोर्टिंग कॉस्ट एलोकेशन, कितना आपने खर्चा किया है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया, उसे रिकनसाइल और उसे डिस्क्लोज किया या नहीं किया, ये आपको बताना पड़ेगा, वर्कशीट एंड स्प्रेडशीट। ठीक है। एक बार अकाउंटिंग रिकॉर्ड को दोबारा से मेरे साथ बोल लीजिए। अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी बच्चों, फटाफट मेरे साथ बोलेंगे। रिकॉर्ड्स ऑफ इनिशियल अकाउंटिंग एंट्रीज, जो इनिशियल लेवल पर अपने अकाउंटिंग एंट्रीज की होगी। फिर कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे कि चेक, रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, रिसिप्ट्स, बिल्स, इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और बोलते चलिए बोलते चलिए। जनरल एंड सब्सिडरी लेजर्स, फिर जर्नल एंट्रीज, फिर अदर एडजस्टमेंट्स, जो जर्नल एंट्रीज में नहीं हुए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करना है आपको। ओके, हाँ। और वर्कशीट का मतलब अगर आपको डिटेल में कोई पूछ रहा है तो आप लिख सकते हो कि ये एक एक्सेल डॉक्यूमेंट है ना, इसमें रोज एंड कॉलम्स होती है। ओके, ठीक है बच्चों। और स्प्रेडशीट का जो मतलब है वो भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डेटा को रोज और कॉलम्स में बताता है। अब अदर इन्फॉर्मेशन भी लगेगी हमें, ये तो हो गई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्या हो गई, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को और ऑथेंटिकेट करेगी, उसमें लिखी हुई बातों को और पुख्ता करेगी और बेहतर करेगी, जो ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव को, क्या ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का, कि ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, किससे रिलेटेड, फाइनेंशियल, और पुख्ता करेगी, है ना। तो आप कंपनी के मिनट्स मांग सकते हैं उसमें, जो फिर आप ट्रेड रिसीवेबल्स, जो पैसा मिल रहा है आपको और जो पैसा आप देने वाले हो, उसको लेके रिटर्न कंफर्मेशन मांग सकते हैं, किस, TCWG से, मैनेजमेंट से, है ना, या आउटसाइडर पार्टीज जो आपको पैसा, जो कंपनी को पैसा पे कर रही है, मिलने वाला है। मैनुअल्स रहेंगे, है ना, मैनुअल्स रहते हैं ना इंटरनल कंट्रोल को लेके, कैसे उसे परफॉर्म किया जाएगा एंटिटी में। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, एविडेंस में क्या आ गया आपका, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को तो आप टेस्ट करोगे ही करोगे ना, साथ साथ में अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको हासिल करनी पड़ेगी अपने ओपिनियन को बनाने के लिए। क्लियर है। मैनुअल क्या होता है कि इंटरनल कंट्रोल कैसे परफॉर्म होगा, उससे आपको डिटेल्स में जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब आ जाइए अब ऑब्जेक्टिव में। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इस तरीके से डिजाइन परफॉर्म करो ऑडिट प्रोसीजर को कि आपको वो इनेबल करे टू ऑब्टेन सफिशिएंट, जितना चाहिए था उतना, और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जिससे आप क्या ड्रॉ करो, रीजनेबल कंक्लूजन्स, जिस पर आपका क्या होगा, ओपिनियन, मे बी क्वालिफाइड और मे बी अनक्वालिफाइड। अब इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आप यूज करोगे एज एन ऑडिट एविडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने परफॉर्म किया, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म की, ठीक है,
आपने जो भी इंफॉर्मेशन आप देखोगे रिलेवेंस है कि नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट है या नहीं, उसकी रिलायबिलिटी है ना, मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। रिलेवेंस का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू द ओपिनियन, जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है या नहीं, कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, या मेरे को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड है कि नहीं। बट इन्फॉर्मेशन टू बी यूज एज एन ऑडिट एविडेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग द, तो उसमें क्या होगा, ध्यान देना, जब इन्फॉर्मेशन आप यूज कर रहे हो एज एन ऑडिट, किसने वो इन्फॉर्मेशन हासिल किया है, इकट्ठा करके रखा है मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो एंटिटी के अंदर काम करते हैं। तो अगर ऑडिटर को लगा कि उस एक्सपर्ट से भी पूछना है तो पूछ सकते हैं हम लोग। समझे ना मैंने क्या बोला? अगर ऑडिटर को लगा कि मुझे कुछ एविडेंस चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है किसका, एंटिटी का, उससे भी पूछा जा सकता है। जिसके पास पूरे रिकॉर्ड्स हैं क्या क्या। अब ध्यान देना, जब हम उससे पूछताछ कर रहे हैं तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि वो बंदा है ना जो एंटिटी को संभाल रहा है, तो पहले हम देखेंगे वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं, किसी नौ सीखे को तो नहीं बिठाल दिया है, उसकी कैपेबिलिटी और वो ऑब्जेक्टिविटी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है एज एन एक्सपर्ट। फिर ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग, उसके काम को समझेंगे, ठीक है। फिर उसकी काम की क्वालिटी को समझेंगे कि वो क्वालिटेटिव काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। किससे रिलेटेड, फॉर रिलेवेंट असर्शंस, जो क्लेम्स हैं रिगार्डिंग मैनेजमेंट। While using the information produced by the entity, the auditor shall evaluate whether the, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने मुझे दी एज ए मैनेजमेंट एक्सपर्ट, वो सफिशिएंट है या नहीं, रिलायबल है या नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप, ऑडिट एविडेंस जो मुझे मिला वो एक्यूरेट होना और कंप्लीट होना, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन मुझे आपने दी है वो सफिशिएंटली प्रिसाइज होना, जितनी चाहिए थी उतनी और डिटेल में चाहिए। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो कैसी होनी चाहिए, तो बोलोगे जो ऑडिट एविडेंस मिला वो एक्यूरेट होना और कंप्लीट होना, प्रिसाइज होना और डिटेल में होना। क्लियर है? फिर सिलेक्ट आइटम्स फॉर टेस्टिंग टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिसको आप बोलिए, जिसको आप डिटेल में चेक कर सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है ना हर चीज़ के लिए। आपको ऐसे लगता है कि 1 2 3 4 आइटम है, आपको सिर्फ सेकंड वाले पे फोकस करना है, जैसे सेल्स पे फोकस करना है, तो आप सिर्फ सेल्स में जाओ। आपको हर डॉक्यूमेंट को या हर स्टेटमेंट को या हर आइटम को डिटेल में चेक करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, पहले आइटम सेलेक्ट करने होंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत सारे आइटम होते हैं ना, जिससे आपको क्या हासिल करना, ऑडिट एविडेंस। उसके बारे में पता चला तो सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। चाहे आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को डिजाइन करो या टेस्ट ऑफ डिटेल्स को, सबसे पहले क्या डिटराइन करना होगा कौन से आइटम पर आपको एविडेंस चाहिए। और वो डिपेंड करता है कि आप रेवेन्यू पे फोकस कर रहे हैं, कि एक्सपेंडिचर पे फोकस कर रहे हैं, किस चीज़ पे, कंट्रोल्स पे फोकस कर रहे हो, लीगैलिटी पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। उसी पर फिर क्या डिसाइड होगी आपकी ऑडिट प्रोसीजर। क्लियर है ना भाई? सब्सटेंटिव में तो मैं तभी जाऊंगा ना जब मेरे को कंपैरिजंस करने होंगे, है ना। अब आ जाइए कंसिस्टेंसी इन और डाउट ओवर रिलायबिलिटी। जो ऑडिट एविडेंस मुझे मिला अगर वो रिलायबल नहीं है ना, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम वन सोर्स इज इनकंसिस्टेंट विद दैट ऑब्टेन फ्रॉम अनदर। मतलब मैनेजमेंट एक्सपर्ट में फॉर एग्जांपल 3 लोग काम कर रहे हैं, तो इसने मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी, इसने कुछ और दी, इसने कुछ और दी, तो मेरे मन में तो डाउट आ गया ना, डाउट आ गया कि इनकंसिस्टेंसी हो गया। ये 3 अलग अलग बातें बोल रहे हैं, ये ऑडिटर को डाउट आ रहा है ओवर द रिलायबिलिटी कि चलो इन्होंने इन्फॉर्मेशन तो दी है बट मुझे क्या है उसकी, मुझे रिलायबल नहीं लग रही, मतलब ट्रस्टवर्दी नहीं लग रही, भरोसेमंद नहीं लग रही, ठीक है। तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है ना, अगर उसको लग रहा है इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन है या डाउट है तो ऑडिटर क्या करेगा, तो ऑडिटर बोलेगा, डिटरमाइन करेगा क्या मॉडिफिकेशन और क्या एडिशन करना है, किसमें, ऑडिट प्रोसीजर में, क्या डिटेल्स में जाना है, क्या सब्सटेंटिव यूज करना है, क्या कंट्रोल सही काम चल जाएगा, टू रिजॉल्व द मैटर एंड शैल कंसिडर द इफेक्ट ऑफ मैटर। मतलब अगर उस मुद्दे को मैंने डिटेल में चेक नहीं किया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, किस पर बोलिए, किस पर, एंटिटी पर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। क्लियर है? तो इट्स नॉट अबाउट कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है
उसको आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐड करना है। आप उस इंफॉर्मेशन की बात करिए जो ऑडिट एविडेंस की तरह यूज होगी, तो उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशंस और एडिशंस कर सकते हैं रिगार्डिंग ऑडिट प्रोसीजर। रिगार्डिंग ऑडिट प्रोसीजर समझ में आ रहा है? इजी चैप्टर है, पढ़ा हुआ है हमारा कई बार। अब आ जाइए अब सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएट, मतलब जितनी चाहिए तो उतनी, और क्वालिटेटिव ऑडिट। आपने क्वेश्चन पूछ सकता है, आपने ऐसी ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन किया और फिर उसको परफॉर्म किया जिससे आपको अप्रोप्रिएट यानी जितनी क्वांटिटी में चाहिए थे उतने, है ना, क्या मिल गए? ऑडिट एविडेंस। क्या मिल गए? ऑडिट एविडेंस। समझ में आ रहा है ना? है ना? सफिशिएंट मतलब जितनी क्वांटिटी में चाहिए थे उतने, और अप्रोप्रिएट मतलब सॉरी क्वालिटी में, क्वालिटी और रिलेवेंस, उसका रिलेवेंस होना चाहिए। अगर मेरे को सेल्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं सेल्स से रिलेटेड बातें पूछूंगा ना, सेल्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात करूंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मेरे को मार्केटिंग में घुसने की जरूरत नहीं है वहां पर, है ना, लीगल एस्पेक्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ऑडिट एविडेंस क्यों जरूरी है सर? बिल्कुल, मैं ओपिनियन कैसे बनाऊंगा अपना, मेरे को अपना ओपिनियन देना है, रिपोर्ट तैयार करनी है, क्लीन देना है कि क्वालिफाइड देना है, दिखना पड़ेगा ना। क्यूमुलेटिव नेचर है। नॉर्मली कहाँ से मिल जाता है? ऑडिट प्रोसीजर से आपको मिल जाएगा ऑडिट एविडेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट करते करते ही जो आपको एविडेंस मिलेगा, है ना, वो आपको सपोर्ट करेगा टू मेक एन ओपिनियन इन द एंड। क्लियर है? बट अगर आपको ऐसा लगा कि ड्यूरिंग द कोर्स आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली वो इनसफिशिएंट है, तो आप अदर सोर्सेस के थ्रू भी जा सकते हैं, सच एज प्रीवियस ऑडिट को भी एक बार आप क्या कर सकते हो? इवेल्युएट। जो किसी और ऑडिटर ने अगर किया है तो उससे आपको बहुत कुछ अंदाजा मिल जाएगा, है ना। उसमें इनसाइड द एंटिटी भी हो सकता है जैसे प्रीवियस ऑडिटर, और आउटसाइड द एंटिटी जैसे कि, है ना, किसी एक्सटर्नल कंफर्मेशन को लिया जा सकता है। जैसे मैंने बोला ना, बैंक से आपको पूछना है तो आप बैंक से कंफर्मेशन ले सकते हो, आप सप्लायर से कंफर्मेशन ले सकते हो, आप गवर्नमेंट से कंफर्मेशन ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, कंज्यूमर से कंफर्मेशन ले सकते हो। ऑल्सो ऐसी इंफॉर्मेशन को आप ऑडिट एविडेंस की तरह यूज करेंगे, बोलिए, जो किसके काम से मिल रही है आपको? मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हो गई? वो इंफॉर्मेशन जो सपोर्ट करेगी, जो कोलैबोरेट करेगी मैनेजमेंट के असर्शंस को, ठीक है, एंड एनी इन्फॉर्मेशन दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स सच असर्शन। तो दो प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती है, एक वो जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में लिखी हुई चीज़ों में को सपोर्ट करेगी, बोले कि हाँ भाई जो खर्चा लिखा है वो बराबर है, जो असर्शन है बराबर है, या कॉन्ट्रडिक्ट करेगी। दोनों ही मामले में ऑडिटर को फायदा ही है क्योंकि वो अपना ओपिनियन डिसाइड कर सकता है ना। अगर कुछ केसेस में आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली या मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया बोलने के बाद में भी, तो ना, इन एडिशन सम केसेस एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है, मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, है ना, बोलने के बाद में भी, तो फिर क्या होगा, है ना, क्या करोगे? डेफिनेटली आप अपनी ऑडिट प्रोसेस को चेंज करेंगे। कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन तो ऐसी हो सकती है जो शायद मैनेजमेंट बोले भैया आपको नहीं देंगे, बट डेफिनेटली आपको लगा कि मुझे कुछ जानना जरूरी है, ठीक है, तो आप उसके लिए टेस्ट ऑफ डिटेल्स में जा सकते हैं। मतलब कुछ नहीं मिलना भी क्या है? आपका एविडेंस है, समझे? तो आप रिपोर्ट में डालोगे कि मैंने मांगा था बट मुझे मिला नहीं। समझ में आ रहा है? कोई रिप्रेजेंटेशन हमने मांगा बट हमें मिला नहीं, जैसे कि पर्सनल एक्सपेंस से रिलेटेड। ये भी एक एविडेंस है ना, समझे? कुछ ना बताना, रिफ्यूजल करना, ये भी तो एविडेंस है कि भैया देखो मैंने मांगा था बट मुझे दिया नहीं गया, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करते हो, फिर उसे इवेल्युएट करते हो, है ना। ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई की जाती है टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। उसमें होता क्या है? आप इंस्पेक्शंस करते हैं जाके, आप ऑब्जर्वेशंस करते हैं इंटरनल कंट्रोल को, आप कंफर्मेशंस लेते हैं, वाउचिंग्स करते हैं, रिकैलकुलेशंस करते हैं कुछ खर्चों को, रीपरफॉर्म करके भी देखते हैं उसको, है ना। आप
एपीबी यूज करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर इन सम कॉम्बिनेशन इन एडिशन टू इंक्वायरी। मतलब क्या हुआ सर, मैं इंक्वायरी तो करूंगा बट अपन ने पढ़े थे इंक्वायरी अलोन से काम नहीं चलेगा। इंक्वायरी अलोन डज नॉट वर्क। पूछताछ करके कैसे होगा ना, पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या क्या करूंगा, इंस्पेक्शन भी करूंगा अगर मुझे लगा फिजिकली जाके इंस्पेक्शन करना है। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूँ आपको मैं इंटरनल कंट्रोल या एम्प्लॉयज को जाके ऑब्जर्व भी कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं कुछ कंफर्मेशन ले सकता हूँ टीसीडब्ल्यू से, मैनेजमेंट से, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको मैं कुछ कैलकुलेशंस को रिकैलकुलेट करके देख सकता हूँ, जैसे कि कंपनी के जो एस्टिमेशंस होते हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड और रीपरफॉर्मेंस। दोबारा भी ऑडिटिंग की जा सकती है ना। प्लस एपी एनालिटिकल प्रोसीजर कंपैरिजंस। इंक्वायरी से अकेले बात नहीं बनेगी, है ना। समझ में आ रहा है बच्चों, इजी है चैप्टर, पढ़ा हुआ है। जब क्या लिखा इसमें, ऑल दो इंक्वायरी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन तो देगी ना, बट पूछताछ से सब कुछ मिल जाएगा क्या। जैसे लिखा ना, कुछ मिस स्टेटमेंट पता चल जाएंगे आपको इंक्वायरी से, बट वो अलोन आपको पूरे एविडेंस नहीं दे पाएंगे, है ना। कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्शंस, ऑब्जर्वेशंस, कंफर्मेशंस, रिकैलकुलेशन और रीपरफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा। कि कुछ मिस स्टेटमेंट क्या होते हैं, काफ़ी डीप होते हैं, काफ़ी छुपे हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे टू जैसे इंटरनल कंट्रोल के लिए सिर्फ इंक्वायरी से नहीं चलेगा ना, है ना। हमको इंस्पेक्शन भी करना पड़ सकता है कि इंटरनल कंट्रोल सिर्फ कागज पे लिखा है या एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है। जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चलो अब आ जाओ 200। 200 तो अपन पढ़ चुके हैं। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, रीजनेबल एश्योरेंस, है ना, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क। जितना एविडेंस ज़्यादा मिलेगा उतना रिस्क कम होगा, एंड वाइस वर्सा। कैसे, जब रिस्क ज़्यादा होता है तो एविडेंस भी ज़्यादा चाहिए रहता है। क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस और क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस अप्रोप्रिएट। सब कुछ मत बताओ, बट उतना तो बताओ जितना ज़रूरी है। अब सफिशियंसी के बारे में बोल रहा है, ये डायरेक्ट बोल रहा है क्वांटिटी, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन। द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस नीडेड इज अफेक्टेड बाय, अब ये कौन डिसाइड करेगा, डेफिनेटली ऑडिट का असेसमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट उसका। अगर उसको ऐसा लगता है, तो लिखा ना, अगर रिस्क ज़्यादा है तो ऑडिट एविडेंस की क्वांटिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और रिस्क कम होगा तो ऑडिट एविडेंस की क्वांटिटी भी क्या होगी, कम होगी। डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। और इसमें क्या लिखा है, ऑल्सो बाय द क्वालिटी ऑफ सच एविडेंस, है ना। हायर द क्वालिटी लेस मे बी रिक्वायर्ड। मतलब अगर तुमको ज़्यादा क्वालिटेटिव एविडेंस चाहिए तो फिर क्वांटिटी कम लेना, ज़्यादा क्वांटिटी लोगे तो दिक्कत हो सकती है। ये एग्जाम्पल है, अब पढ़ेंगे इस एग्जाम्पल को। अभी अपन देख रहे हैं ऑडिटर का जजमेंट सफिशिएंसी पे कैसे इफेक्ट करता है ना। पहले तो मटेरियलिटी वाला पार्ट आ जाएगा, रिस्क ऑफ एवएम एंड साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन मतलब जो टोटल इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए। मटेरियलिटी ये भी क्वांटिटी से रिलेटेड है। देखो हर इन्फॉर्मेशन मटेरियलिस्टिक नहीं होती ना, कुछ इन्फॉर्मेशन सिर्फ टॉलरेबल भी होती है, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आपको पूछ सकता है ना कि सफिशिएंसी जो है ऑडिट एविडेंस की वो किन फैक्टर्स पे बेस्ड है। कैसे आपने डिसाइड किया कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन आपने मुझे दिया ये सफिशिएंट है, बस और नहीं चाहिए मुझे। सबसे पहले क्या लिखा है, मटेरियलिटी बोलता है जो क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन है पीएनएल में, बैलेंस शीट्स में, अकाउंट बैलेंसेस हैं, जो प्रेजेंटेशन हैं किसके,
मैनेजमेंट के जो डिस्क्लोजर्स है, किसके? मैनेजमेंट के। किसके लिए? यूजर्स के लिए। तो हमें यूजर के नजरिए से सोचना है कि यूजर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और उसी को हम क्या बोलेंगे फिर? मटेरियलिस्टिक। ठीक है, क्या लगा? लेस एविडेंस लगेगा अगर असर्शंस क्या है? लेस मटेरियल टू यूजर। अगर यूजर के लिए वो इंफॉर्मेशन उतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं। जैसे कि एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गड़बड़ है तो अब यूजर बोलेगा, जैसे इन्वेस्टर बोलेगा मेरे को क्या लेना देना भाई, मेरे को तुम प्रॉफिट दिखाओ, है ना, कंपनी के प्रीवियस डिविडेंड्स दिखाओ, ये सब इंपॉर्टेंट है। बट ऑन द अदर हैंड अगर असर्शन बहुत मटेरियल है तो फिर आपको एविडेंस भी ज़्यादा लगेगा। तो डिपेंड करता है असर्शन पर। किस पर? असर्शन पर, टाइप ऑफ इंडस्ट्री पर। हर इंडस्ट्री के असर्शन डिफरेंट होंगे। टाइप ऑफ एंटिटी पर, साइज ऑफ एंटिटी पर असर्शन बेस्ड होगा। फिर आ जाओ रिस्क ऑफ एमएम, है ना। मटेरियल ऑडिट करने के पहले हम लोग देखते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल। इसमें दो चीजें होती है, एक होता है इनहेरेंट रिस्क। ठीक है, अगर आपको शक है रिगार्डिंग द असर्शन टू द मिस स्टेटमेंट दैट कुड बी मटेरियल बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एनी, कंट्रोल करने के पहले ही अगर आपने शक किया कंपनी पर, कर सकते हो ना, क्यों नहीं कर सकते? पुराने प्रीवियस ऑडिट को देख के, प्रीवियस स्टेटमेंट्स को देख के। तो वो शक अगर ज्यादा होगा, सुनो, अगर शक ज्यादा होगा तो फिर आपको एविडेंस भी ज्यादा लगेगा। कंट्रोल रिस्क क्या बोलता है? कुड ऑकर, जो आगे जाके हो सकता है ना, है ना। The risk that a misstatement that occur in an assertion that could be material will not be prevented or detected and corrected in a timely basis by entities internal control। ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन जो गलत थी, झूठी थी, जिसे इंटरनल कंट्रोल ने ना प्रिवेंट किया, ना डिटेक्ट किया, ना करेक्ट किया टाइमली बेसिस पर, तो ये भी एक कंट्रोल रिस्क है। तो क्या बोल रहा है वो आपको कि आपका जो सफिशियंसी है, अगर कंट्रोल रिस्क कम होगा तो मैं कम एविडेंस मांगूंगा, कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगा तो मैं ज्यादा एविडेंस मांगूंगा। सही बोल रहा हूं मैं? अगर इनहेरेंट रिस्क प्लस कंट्रोल रिस्क ज्यादा है ना, तो मुझे क्या लगेगा? ऑडिट की जो क्वांटिटी है वो भी क्या लगेगी, यानी ऑडिट इंफॉर्मेशन भी क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। और अगर इनहेरेंट रिस्क प्लस कंट्रोल रिस्क कम है तो मुझे क्वांटिटी क्या लगेगी? कम लगेगी। एज सिंपल है, सिंपल। तो क्या बोल रहा है? ऐसे एविडेंस, सॉरी, ऐसे असर्शन, ऐसे क्लेम मैनेजमेंट के जो जिन पर रिस्क कम है, एविडेंस कम लगेगा, एंड वाइस वर्सा। क्लियर है? साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कितने आइटम्स इन्वॉल्व है ना, किसमें? पॉपुलेशन में। अगर छोटे छोटे नंबर्स हैं, छोटे बिल्स हैं, छोटे खर्चे हैं, तो लेस एविडेंस लगेगा। और दूसरी बात, अगर होमोजीनियस है, होमोजीनियस में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। पूरे के पूरे बिल 5,000 के हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट अगर डिफरेंट डिफरेंट बिल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है ना, अगर लार्ज पॉपुलेशन है और हेट्रोजीनियस है तो फिर एविडेंस आपको ज़्यादा लगेगा। समझा मैंने क्या बोला? होमोजीनियस है प्लस स्मॉल है ना इन्फॉर्मेशन, तो क्या होगी? बोलो मुझे। ऑडिट एविडेंस कम लगेगा। अगर हेट्रोजीनियस है और लार्ज ग्रुप में बहुत सारे आइटम्स हैं तो ऑडिट एविडेंस आपको ज़्यादा लगेगा। जैसे अगर आप वो टाटा इंडस्ट्री का ऑडिट कर रहे हो तो इतनी सारे आइटम्स होते हैं तो आपको एविडेंस ज़्यादा लगेंगे अगर आपको करना है ना। ये होगी सफिशियंसी। अब आ जाओ आप लोग अप्रोप्रिएटनेस पर, क्वालिटेटिव। अब भाई जो तूने मेरे को इतने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तो वो मेरे को उनकी क्वालिटी भी तो देखनी पड़ेगी। पता चला मेरे को 1000 डॉक्यूमेंट मिले बट वो कुछ काम के ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो उसकी रिलेवेंस कितना इंपॉर्टेंट है, वो उसकी रिलायबिलिटी भरोसेमंद है या नहीं है, वो सब देखना पड़ेगा, जो है ना, जो मेरे को कंक्लूजन ड्रॉ करने में मदद करेंगे। पता चला आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट तो ले लिए बट वो उतने रिलेवेंट नहीं है, उतने रिलेवेंट नहीं है ना। तो बोलता है किसी भी एविडेंस की रिलायबिलिटी डिपेंड करती है आपने वो कहाँ से हासिल किया है। 1 2 3, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, एक्सपीरियंस स्टाफ, इनएक्सपीरियंस स्टाफ, और वो किस प्रकार की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर हुआ आपको? तो 330 क्या बोलता है? ऑडिटर का रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दी एसेस रिस्क, जो रिस्क उसको लग रहा है कि फ्यूचर में आ सकता है ना। तो ऑडिटर को कंक्लूड करना होगा वेदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंट हैज बीन। देखो, बराबर क्वांटिटी में और बराबर क्वालिटी में आपको मिला कि नहीं मिला ये देखना होगा, है ना। अगर क्वांटिटी में मिला यानी सफिशिएंट मिला बट वो अप्रोप्रिएट नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है।
बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, बट अगर वो क्वालिटेटिव नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रिलायबल नहीं है, तो फिर क्या मैं सोचो, क्या मैं अपना ओपिनियन सही दे पाऊंगा? आंसर है नहीं। तो इट्स अबाउट पहले तो ले बहुत सारा डॉक्यूमेंट प्लस उसकी अप्रोप्रिएटनेस हो, यानी दोनों कोरिलेटेड है, अलग अलग नहीं लिख सकते हम उनको। चलो जी, समझा मैंने क्या बोला आपको मैं? अगर आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाता है तो क्या रिड्यूस कर देगा? आपके रिस्क को एट एक्सेप्टेबली लो लेवल, है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? आप कम बोलो, जल्दी बोलिए, व्हाट इज लो लेवल? कम रिस्क पर भी आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे क्योंकि एविडेंस ने आपको भरोसा दिलवा दिया। और उस पर क्या ड्रॉ करोगे आप? कंक्लूजन्स। क्या ड्रॉ करोगे? कंक्लूजन्स। और ऑडिटर का जो ओपिनियन है, इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, इट कैन बी सब्जेक्टिव, ठीक है? और ऐसे 200 क्या बोलता है? अपन ने पढ़े टाइमलेसनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टाइमलीनेस। कब आप रिपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी थोड़ी ना रिपोर्ट करेंगे। बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, कितने खर्चे पर कितना बेनिफिट मिल रहा है, रिलेवेंट फैक्टर जो ऑडिटर को अपने प्रोफेशनल जजमेंट में काम आएगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कब की है, उसका समय बहुत इंपॉर्टेंट है ना? कॉस्ट और बेनिफिट का रिलेशनशिप है ना, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर के लिए। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी किसके द्वारा? एंटिटी के द्वारा, वो क्या होनी चाहिए? रिलायबल। क्या परफॉर्म करने के लिए? ऑडिट प्रोसीजर। और उससे क्या और वो कैसी होनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन? कंप्लीट एंड एक्यूरेट। तो अगर वो कंप्लीट और एक्यूरेट है तो मैं क्या मानूंगा कि वो रिलायबल है। क्या है? रिलायबल है। सोर्सेस, एक चीज तो आपको क्लियर होगी ना कि जो रिलायबिलिटी है वो सोर्सेस पे डिपेंड है ना? इंटरनल और एक्सटर्नल। फिर इंटरनल में भी अलग अलग हैं कि एक्सपीरियंस्ड, यंग स्टाफ, लोअर लेवल, हायर लेवल। एनालिसिस, रिव्यू, रीपरफॉर्मिंग प्रोसीजर्स फॉलोइंग इन। अगर अब जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टाइम पर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कौन करता है? वो तो ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो आप रीपरफॉर्म करो प्रोसीजर्स को दोबारा से। रिकनसाइलिंग रिलेटेड टाइप्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ सेम, जो सेम इन्फॉर्मेशन होगी उसको दोबारा रिकनसाइल करो, दोबारा इकट्ठा करो। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करना है, टाइम कंज्यूमिंग है ना, तो ऑडिटर को डिटरमाइन करना पड़ेगा ऐसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो इंटरनली इनकंसिस्टेंट है, मतलब एंटिटी की वजह से, एंड एग्री टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरनली क्या है? इनकंसिस्टेंट है। तब आप डिसाइड करोगे कौन सी ऑडिट प्रोसीजर आपको परफॉर्म करनी है। तो बोलता है आपको एज एन ऑडिटर ज़्यादा एश्योरेंस मिलेगा अगर आप एक कंसिस्टेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हो फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस और ऑफ अ डिफरेंट नेचर देन फ्रॉम आइटम ऑफ ऑडिट एविडेंस कंसिडरिंग इंडिविजुअली। मतलब अगर आप एज एन ऑडिटर एक इंफॉर्मेशन सिर्फ एक इंडिविजुअल सोर्स से हासिल करते हैं, है ना, एक ही एम्प्लॉय के पास गए और सेटिस्फाइड हो गए, इसमें आपका जो एविडेंस है वो लेस रिलायबल होगा। सही है? बट अगर आप एज एन ऑडिटर जो इन्फॉर्मेशन आप हासिल करना चाहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से करते, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल हो गया, जो भी होगा, तो आपका जो बोलो रिलायबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। क्रॉस चेक कर लिया ना आपने? ठीक है? जैसे इसमें लिखा ना, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एक इंडिपेंडेंट सोर्स से लिया आपने, मतलब ना बैंक से ले लिया आपने, गवर्नमेंट से ले ली, वो आपके एश्योरेंस को क्या करेगा? बढ़ाएगा। आपके एश्योरेंस को क्या करेगा? बढ़ाएगा। क्लियर? ओके। इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्सेज इंडिपेंडेंट ऑलरेडी, है ना? जैसे कोई चीज़, जैसे उन्होंने बोला कि हमने लोन लेके काम किया, लोन दिखाया आपने काय में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? इंटरनल सोर्स।
बट अगर आपको लगता है कि लोन से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको एक बार बैंक से भी, ध्यान देना, बैंक से भी क्या कर लेनी चाहिए, बोलो, कंफर्मेशन ले लेना चाहिए। एक्सटर्नल सोर्सेस से क्या लेते हैं हम लोग, कंफर्मेशन लेते हैं, फ्रॉम थर्ड पार्टीज, एनालिसिस रिपोर्ट एंड कंपेरेबल डेटा अबाउट कॉम्पिटिटर्स। एम्प्लॉय वाला पढ़े थे ना अपने, कॉम्पिटिटर से देख ली कितना वेजेस चार्ज कर रहा है। अभी आ जाओ आप लोग, ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस क्यों चाहिए बोलते चलो, कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए, जिस पर आप क्या बनाओगे, अपना ओपिनियन, है ना। तो क्या कौन कौन सी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं हम लोग, रिस्क असेसमेंट आ गया आपका, उसमें इंटरनल इनहेरेंट रिस्क आ गए, कंट्रोल रिस्क आ गए, और फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से इसके बाद में एंड है ना, इसके बाद में इसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है, ठीक है, एंड with substantive audit procedure आ जाएंगे, then test of details and substantive analytical procedure like comparisons। ऑडिट प्रोसीजर अपन लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एपी में मैंने आपको पढ़ाया था, एनालिटिकल प्रोसीजर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग ऑडिट प्रोसीजर में, इंस्पेक्शन करते हैं फिजिकली जाके, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं वर्किंग एंटिटी को, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं, दोबारा से एस्टिमेशन स्कोर और क्लेम को रिकैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को रीपरफॉर्म करके देख सकते हैं, और कुछ एपीज मतलब कंपैरिजन करेंगे बैठ के, ठीक है। मगर ये इंक्वायरी के अलावा, इंक्वायरी अलोन आपको एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। क्लियर है। नेचर एंड टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हजारों बार पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, है ना। कब करना है आपको ये ऑडिट एविडेंस, कब हासिल करना है, एंड में, शुरुआत में, बीच में, जो भी है। जैसे कुछ डेटा क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही रहता है, कुछ टाइम पर ही मिलेगा। जैसे क्वार्टरली इन्फॉर्मेशन तो क्वार्टरली मिलेगी ना, एंड में मिलेगी, है ना, बीच में मिलेगी। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको साल के अंत में मिलेगी। तो डिपेंड करता है कि आप वो इन्फॉर्मेशन कौन सी चाहिए, है, कौन सा डेटा आपको चाहिए, ठीक है। जैसे आप अब सामान बेच रहे हो तो बिल का जो जनरेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली मिलेगा। तो आपका जो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर होगा फिर वो ऐसा होना है जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा को आसानी से कलेक्ट कर पाए, ठीक है। जैसे आप बैंक को इंटरेस्ट देते हो हर महीने, ठीक है, तो भाई वो इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन हर महीने मिलेगी, तो उसकी जो टाइमिंग होगी फिर वो क्या हो जाएगी, मंथली। तो डिपेंड करता है किस फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन है और कब वो इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। जैसे लिखा है, सोर्स डॉक्यूमेंट सच एज परचेज ऑर्डर एंड इनवॉइसेस में एग्जिस्ट ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन मे नॉट बी रिट्रीवेबल, दोबारा हासिल नहीं कर सकते आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक बार गई तो गई। इफ फाइल्स आर चेंज्ड, इफ बैकअप्स डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब आपने फाइल्स बनाया उसका बैकअप नहीं है तो हो गया, दोबारा रिट्रीव नहीं हो सकता वो। तो ऑडिटर मत बोल सकता है एंटिटी को कि यार कुछ इन्फॉर्मेशन ना रिटेन करके रखना, जाने मत देना इसको मेरे रिव्यू के लिए, मुझे आगे जरूरत पड़ सकती है। बहुत इजी है, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन अपन पढ़े, रिकैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेशंस, रीपरफॉर्मेंस ऑफ सम एक्टिविटी, एपी, एंड लास्ट में इंक्वायरी। बहुत इजी होने वाला भाई साहब, बहुत इजी होने वाला है। अपन किसका इंस्पेक्शन करते हैं, रिकॉर्ड्स, किसका, डॉक्यूमेंट्स का, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, पेपर फॉर्म में हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या अदर मीडिया में हो या फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ किसी एसेट का हो हमें किया, उससे हमको क्या मिलेगा, जो रिलायबिलिटी है हमारे ऑडिट एविडेंस की वो क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये डॉक्यूमेंट मदद करते हैं ना आपको ऑडिट एविडेंस बनाने में, करते कि नहीं करते। मैं अंडरलाइन करते चलता हूँ कि आपको इजी हो जाए किस किस चीज़ों का इंस्पेक्शन हो सकता है, एसेट के होने का, इन्वेंट्री, बॉन्ड, है ना। तो ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपको एक्चुअली में एविडेंस देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसका इंस्पेक्शन ज़रूरी नहीं होता, है ना, अबाउट ओनरशिप और वैल्यू, क्या करोगे जानकर, ठीक है। इससे आपको शायद उतना एविडेंस ना मिले। इंस्पेक्शन एंड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी परफॉर्म किया जा चुका है। कौन सी रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हो। इंस्पेक्शन ऑफ टेंजिबल एसेट्स में प्रोवाइड रिलायबल ऑडिट एविडेंस,
है ना, उनके एग्जिस्टेंस का जो बैलेंस शीट में शो किए। तो आपको क्या देखना है कि वो है कि नहीं है, वो किसकी है क्या है उस पर फोकस नहीं करना है, समझ रहे हैं ना, उसकी उसके एग्जिस्टेंस का फोकस करना है, वो किसकी है क्या है, पहले ये तो पता चला है कि नहीं है, बाद में देखेंगे किसकी है। तो उसके ओनरशिप राइट्स और ऑब्लिगेशंस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है आपको भी, उसकी, है ना। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होगा यहाँ पर? ऑब्जर्वेशन कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट अ प्रोसेस और प्रोसीजर परफॉर्म बाय अदर्स। मतलब एंटिटी के अंदर जो एम्प्लॉयज है, जो एमजीटी है, जो टीसीडब्ल्यूजी है, ये लोग जो भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना, ये एक प्रोसेस होगा। क्या लिखा उसमें? जैसे ऑडिटर ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग बाय एंटिटी एम्प्लॉय, उसको ऑब्जर्व करेंगे वो कैसे काउंट करता है, फिर उसे कैसे रिकॉर्ड करता है। अगर मुझे लगा वो काउंटिंग ही खराब कर रहा है ना, छोटे छोटे बिल्स को तो काउंट ही नहीं, छोटे छोटे गुड्स को तो वो काउंट ही नहीं कर रहा है, वेस्टेज को तो वो काउंट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन किसका किया जाएगा? प्रोसेस का और प्रोसीजर्स का, जो कहाँ हो रही है, किसके द्वारा की जा रही है? एंटिटी के द्वारा, उनके पर्सनल के द्वारा, है ना। इंस्पेक्शन ऑफ कंप्लीट डॉक्यूमेंट पढ़े ना अपन ने, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स, क्या था, एसेट्स, क्या क्या पढ़े थे अपन एक बार? रिकॉर्ड्स का, डॉक्यूमेंट्स का, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, अदर मीडिया में, एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल एसेट, इसे इंस्पेक्शन बोला जाएगा। बट ऐसे डॉक्यूमेंट्स का करना जो आपको क्या देगा? ऑडिट एविडेंस। हर डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं है। फिर तीसरा क्या था? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। कभी कभी हमको इंटरनल इंफॉर्मेशन से भरोसा नहीं मिलता है तो हम क्या लेते हैं? एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन लेते हैं, है ना, एक रिटर्न डायरेक्ट रिस्पॉन्स के रूप में। किससे? थर्ड पार्टी से। पेपर फॉर्म में लेंगे वो कंफर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेंगे या अदर मीडियम में लेंगे, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसको कंफर्म करने के लिए? मैनेजमेंट के असर्शंस को। ठीक है, किसका कंफर्मेशन लेते हैं हम लोग? मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी और एंटिटी के असर्शंस का। किससे रिलेटेड रहते हैं वो असर्शंस? कुछ अकाउंट बैलेंसेस से रिलेटेड और उनके एलिमेंट से रिलेटेड, है ना। अपन ने पढ़े असर्शंस, जैसे क्लेम्स होते हैं, एसेट का क्लेम होता है, उसकी वैल्यूएशन का क्लेम होता है, डेप्रिसिएशन का क्लेम होता है, बहुत सारे क्लेम्स होते हैं। और एक्सटर्नल कंफर्मेशन सिर्फ अकाउंट बैलेंसेस तक नहीं रहेगा, है ना, दूसरे एलिमेंट्स की भी ली जा सकती है। जैसे कि कोई अपॉइंटमेंट हो रहा है ना, किसी एक्सपर्ट का, तो उसका कंफर्मेशन ले सकते हो बाहर से, उस एजेंसी से जिसके द्वारा वो आउटसोर्स है, उसके रिलायबिलिटी को लेके, है ना। लिखा ना, कंफर्मेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट भी मांग सकते हो, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड विद द थर्ड पार्टीज। जैसे कोई QIB के बहुत सारे शेयर्स इन्होंने बेचा QIB को, तो उनसे आप एग्रीमेंट मांग सकते हो कि दिखाओ बोला ज़रा कितनी वैल्यू पर कितने शेयर आपको बेचा है, ठीक है। और कोई मॉडिफिकेशन अगर लगता है आपको करना है तो आप कर सकते हो उस एग्रीमेंट में। मैंने बताया था आपको साइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू रिकग्निशन। बहुत पहले जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था आप लोगों को, साइड एग्रीमेंट का मतलब एक बार लिख लेंगे आप लोग डेफिनेशन। इस साइड लेटर भी कहते हैं इसको, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होता है बट प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट के पहले होता है। इट्स लाइक अ टर्म शीट। सामने वाला आपको वादा करता है कि मैं ऐसा करूंगा या खरीदूंगा, बट अभी करना नहीं है। ये पार्ट ऑफ ना, पार्ट भी नहीं होता, मतलब सोल एग्रीमेंट भी बोलते हैं, साइड एग्रीमेंट भी बोलते हैं, साइड लेटर भी बोलते हैं, है ना। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट। तो जो चीज़ आपको भी हुई ही नहीं है तो आप उसको रेवेन्यू में क्यों डाल रहे हो? जो बाइजूस वाला केस में आपको बता चुका हूँ। अगर सामने वाले ने वादा किया कि मैं खरीदूंगा, ठीक है, तो बाहर से पता कर लो कौन सा एग्रीमेंट है, और आपके नाम का रेवेन्यू दिखा रहा है तो बोले भी मैंने तो अभी तक खरीदा ही नहीं सामान। फिर आगे रिकैलकुलेशन, मैथमेटिकल में एक्यूरेसी को चेक करना, ठीक है। फिर आगे री परफॉर्मेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर और कंट्रोल्स दैट वर ओरिजिनली परफॉर्म अ पार्ट ऑफ एंटिटीज। कुछ कुछ चीज़ें एम्प्लॉयज़ ने,
या इंटरनल कंट्रोल ने या एमजीटी ने परफॉर्म किया, इसको दोबारा परफॉर्म करना, री परफॉर्म करना। जैसे कि रिकंसिलेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट को दोबारा रीपरफॉर्म करना, मतलब कैश बुक पासबुक चेक करना। फिर अकाउंट रिसीवेबल्स को, एजिंग मतलब जो मिलने वाले हैं उनसे रिलेटेड, उनको रीपरफॉर्म करके देखना। आखिर में क्या है, एपी अपन पढ़ चुके, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो मिली उसको इवेल्युएट करो। और वो इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल रही है, मेड बाय स्टडी ऑफ दो रिलेशनशिप पढ़ी आपने ना, डिपेंडेबल रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा, डिपेंडेबल रिलेशनशिप ऑफ, है ना, पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा। ये चैप्टर मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ। जो भी फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, जो भी है ना रिलेशनशिप्स हैं जो क्या है इनकंसिस्टेंट है ना, विद अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, है ना, अगर प्रेडिक्टेड अमाउंट से डेविएट है कुछ चीज़ें, तो आप उसे क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा लेके कंपेयर कर सकते हो। हमने एम्प्लॉयज़ वाला पढ़ा है, वेजेस वाला, कि पहले तो देखे कि पिछले साल कितने वेजेस दिए थे, फाइनेंशियल डेटा, और फिर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, इस तरीके से कंपैरिजन करके, है ना। प्लॉजिबल मतलब पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन, पॉसिबल रिलेशनशिप, क्योंकि हर हर डेटा में एक रिलेशनशिप डेवलप नहीं होती ना। हाँ जी, हम पढ़ा चुके हैं बच्चों को। इंक्वायरी, ये बहुत अच्छा है, इंफॉर्मेशन हासिल करना इनसे, नॉलेजेबल पर्सन से, बोथ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, विद इन द एंटिटी एंड आउटसाइड द एंटिटी। पूछताछ ही लग रही है पूरी, है ना। आप इंक्वायरी भी, फॉर्मल रिटर्न इंक्वायरी भी कर सकते हैं, तो इनफॉर्मल, तुरंत पहुंच गए आप उनके पास में, तुरंत बात करने के लिए, कोई नोटिस वोटिस नहीं दिया, ठीक है। रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी में प्रोवाइड द ऑडिटर विद इन्फॉर्मेशन नॉट प्रीवियसली, ऐसी इन्फॉर्मेशन की इंक्वायरी करना जो पहले आपके पास प्रोसेस नहीं थी, ठीक है। रिस्पॉन्स माइट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अदर इन्फॉर्मेशन दैट द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड। फॉर एग्जांपल, कि पहले मैंने जो मैनेजमेंट से पूछा था उन्होंने कुछ और कहा, और अभी जो पूछ रहा तो कुछ और बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि जब मैंने पहले पूछा कंट्रोल से, मैंने मैनेजमेंट से पूछा कि आपका इम्पैक्ट है क्या इंटरनल कंट्रोल पर, तो उन्होंने बोला नहीं। और जब इंटरनल कंट्रोल में घुसा तो उन्होंने बताया हाँ भाई ओवर राइटिंग है, मतलब जो कंट्रोल से वो मैनेजमेंट ही चला रहे हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। उससे क्या होगा, फिर आप अपनी ऑडिट प्रोसेस को मॉडिफाई करोगे और फिर उससे आपसे परफॉर्म करोगे। क्लियर है ना। इंक्वायरी क्यों जाती है, क्यों की जाती है, टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट इंटेंट। क्लियर है। मैनेजमेंट की पास्ट हिस्ट्री को समझना, है ना, बराबर है कि नहीं बराबर है। मैनेजमेंट की एबिलिटी को समझना, टू डू अ स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन। ये सपोर्ट, कोलैबोरेट मतलब सपोर्ट, पूछ सकता है आपको इंक्वायरी से रिलेटेड। कुछ जगहों पर आपसे रिटर्न कंफर्मेशन मांगे जा सकते हैं, किससे, मैनेजमेंट से, जहाँ ज़रूरी होते हैं, और टीसीडब्ल्यूडी से, ठीक है। ओरल इंक्वायरी के, जैसे आपने इंटरनल कंट्रोल में एम्प्लॉय से जाके ओरल इंक्वायरी की, अब वो जो बोल रहे हैं उसका कंफर्मेशन आप मैनेजमेंट से और टीसीडब्ल्यूडी से रिटर्न फॉर्म में ले सकते हो। क्लियर है, यहाँ तक समझा आपको क्या पढ़ रहे हैं अपन। फिर क्या, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये बार पढ़ चुके हैं। टू ऑब्टेन, पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एंटिटी को समझना पड़ेगा, उसके साइज को समझना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी को समझना पड़ेगा, टाइप ऑफ इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, उसका एनवायरमेंट को समझना पड़ेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। फिर आप रिस्क को क्या करोगे, एसेस करोगे, रिस्क ऑफ एमएम। और रिस्क कहाँ से आता है, फ्रॉड और एरर, कहाँ पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और असर्शन लेवल पर। फिर आप क्या डिसाइड करोगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कौन सी लगानी है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाने हैं या सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज कर रही हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में जाना है, ठीक है। अपन टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको जो ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं आपको यहाँ पर पढ़ के उसको रिवाइज करके ख़त्म करना है। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। इंक्वायरी से अकेले काम नहीं चलेगा, है ना। अगर आपको किस क्या जानना है, एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, आपको इंस्पेक्शन, री परफॉर्मेंसेस, ये सब करने पड़ेंगे मोर एश्योरेंस के लिए। इंक्वायरी के अलावा ऑब्जर्वेशंस भी करने पड़ेंगे, है ना, बट ये पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा। जैसे आपको किसी रिस्क का इंस्पेक्शन करना है, जैसे आपको देखना है कि मार्च के महीने में कितनी इन्वेंट्री होती है, तो वो मार्च के महीने में जाके देखोगे ना। क्लियर है, यहाँ तक समझा आप लोगों को।
टेस्ट ऑफ कंट्रोल में इंटरनल कंट्रोल पूरा पढ़ा चुका हूँ, तो आपको ये इससे कवर करना है पूरा का पूरा। इवेल्युएट इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग, करेक्टिंग मटेरियल स्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल। इस तरीके से आपको डिज़ाइन करनी है ऑडिट प्रोसीजर को, परफॉर्म करना है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को, कि आपको क्या मिल जाए उनसे, और प्रॉपर ऑडिट एविडेंस, और क्या पता चल जाए उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। जितना आपका इनहेरेंट रिस्क कम होगा ना, जैसे हमको लग रहा है कि इनहेरेंट रिस्क कम है, क्योंकि कंट्रोल रिस्क भी कम हो जाते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं बनती फिर आपको। ये आप पढ़ेंगे खुद से, इसमें कोई डाउट आएगा तो मेरे से पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अपना चैप्टर पूरा कवर किया हुआ है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, तो वहाँ पर ही आ जाएगा। कितना है यहाँ तक पढ़ेंगे आप पूरा, और एपी तो मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ आने वाले चैप्टर से, ऑलरेडी 8 चैप्टर हो चुका है, ये दोनों आपको निपटाना है। देखिए पूरा चार्ट पढ़ाया था मैंने आप लोग, रिस्क असेसमेंट, आरईपी, अदर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में था वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, कंपैरिजन ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंशियल डेटा नॉन फाइनेंशियल डेटा। तो ये जो चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये आपको खुद से पढ़ के खत्म करना है। क्लियर? पढ़ा दिया ना, पहले ही पढ़ लिया अपन लोगों ने, जो भी लगेगा आप मेरे से पूछेंगे, ठीक है। चलो बाय। जितना पढ़ा है उसको तुरंत रिवाइज कर लेना।